गाँव वालों, इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना, जो कि हमारे 7th चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। अब देखो, सर्किट में भी मैंने आपको बता रखा होगा कि 3 टाइप के सर्किट पढ़ने अपने को। सिंगल सर्किट यानी कि प्योरली सर्किट्स पढ़ने, दूसरा डबल सर्किट कॉम्बिनेशंस पढ़ने, एंड तीसरा एलसीआर सर्किट। देखो, मेनली बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से एलसीआर सर्किट ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि पूछा जाता है, लेकिन एलसीआर सर्किट समझने के लिए आपको बाकी सारे सर्किट समझने पड़ेंगे। तो आज छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जल्दी जल्दी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। तो इसमें सिंगल सर्किट में पढ़ना क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, आपने 3rd चैप्टर में रजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं आर है। दूसरा आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर के बारे में 2nd चैप्टर में, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड तीसरा आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा इंडक्टर के बारे में। मैं इंडक्टर यहाँ बना देता हूँ। इंडक्टर मतलब सोलोनॉइड ही इंडक्टर होता है यार, सिंपल सी बात। तो अगर किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, और उसमें आपने कोई एसी सोर्स जोड़ दिया, ये एसी का सिंबल होता है ना। कोई सर्किट था, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें सिर्फ रजिस्टर था और उसमें आपने क्या जोड़ दिया, एसी, और उसमें लगा दो स्विच और ऐसा करके ऑन कर दो, तो उसको हम कहते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट। क्या कहते हैं? प्योरली रजिस्टिव। रेजिस्टेंस है ना, इसलिए रजिस्टिव सर्किट कहते हैं। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि क्या क्या होता है इसमें, करंट कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, वगैरह वगैरह, ग्राफ कैसा बनता है, फेजर डायग्राम कैसा बनता है, ये। अब वैसे ही 3 सर्किट है सिंगल सर्किट में, मतलब सिंगल में 3 सर्किट अपने पास। प्योरली रजिस्टिव सर्किट पढ़ना है आपको। फिर दूसरा प्योरली कैपेसिटिव, मतलब सिर्फ कैपेसिटर होगा और कुछ नहीं होना चाहिए। रजिस्टर कुछ नहीं होता इसमें, रजिस्टर नहीं होता, इंडक्टर नहीं होता, सिर्फ कैपेसिटर मानते हैं हम। इसकी कैपेसिटेंस कितनी, सी, तो इसको हम कहते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। जल्दी लिख देता हूँ मैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब तीसरा है अपने पास कि ये इंडक्टर में जोड़ दो एसी, इसमें लगा दो स्विच। भाई साहब, प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब सिर्फ इंडक्टर होगा। देखो, सिर्फ एक इंडक्टर है तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा होगा। तो सिंस एक है तो सेल्फ इंडक्टेंस एल लिखेंगे इसका। तो ये 3 सर्किट है, अलग अलग पढ़ना। इसका नाम क्या लिखोगे आप? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर है ना, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहेंगे इसे, ठीक। तो आपको ये तीनों सर्किट पढ़ना है। इस वीडियो में हम प्योरली रजिस्टिव सर्किट पढ़ने वाले, जो कि आसान भी है, ताकि आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक। देखो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। उससे पहले मैं एक छोटी सी बेस और बताता हूँ। देखो, जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा भी होगा, और मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब भी आप एसी की वोल्टेज की बात करते हो तो हमेशा जो एसी का वोल्टेज होता है जो हम जनरेट करते हैं वो असलियत में एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, आपने ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा होता है, राइट। इसके बाद आपने इसको ई नोट मान लिया था, तो जो ई का फॉर्मूला ईएमएफ है, एसी का ईएमएफ वोल्टेज, तो वो है ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो, कुछ बच्चों को ना ई समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने ईएमएफ 3rd चैप्टर में सही से देखा नहीं होता है। तो ईएमएफ भी वोल्टेज ही होता है, आपने मन में ये रखोगे। ई मतलब क्या होता है, ईएमएफ मतलब क्या, वोल्टेज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इजकल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। दोनों चीज़ सेम ही है यार। आप तो इस चैप्टर में सेम ही मान के चलो फिलहाल दोनों को। चैप्टर नंबर 3 में अलग अलग होते हैं, ये चैप्टर नंबर 7 में तो सेम ही होने का। तो हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। अब ये कहाँ से आया, आप चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो जाके चैप्टर 6 के वीडियोस भी देख लेना। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट के बारे में। मैं लिख देता हूँ प्योरली रजिस्टिव सर्किट, मतलब सिर्फ रजिस्टेंस होगा उस सर्किट में और कुछ, यानी कि कैपेसिटर या फिर इंडक्टर नहीं होगा। कैपेसिटिव रजिस्टिव सर्किट ठीक। अब देखो, इसमें पहला करना क्या है आपको, जो मेन काम कर रहे हैं हर एक में, सभी के सभी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जो कि मैंने डायग्राम सारे यहाँ पे बनाई दिए है ना। दूसरा आपको करना क्या है, ईएमएफ लिखना है। और तीसरा आपको करना है करंट लिखना है, सबका करंट निकालना है, सब केस में, तीनों केस में, सभी केस में ये सारे पॉइंट करने। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, ईएमएफ बनाओगे, फिर करंट लिखोगे, फिर चौथा आप सबका रेजिस्टेंस निकालोगे। रेजिस्टेंस निकालने के बाद पांचवा ग्राफ बनाओगे, हर एक के केस में ग्राफ बनाना पड़ेगा। और छठा फेजर डायग्राम। देखो, ये देख के बड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत छोटी चीज़ है, ईजिली हो जाएगा, देखते रहना छोटे छोटे वीडियोस में, आपको ईजिली सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। तो ये 6 काम करने हैं हमें हर एक मतलब सर्किट में। प्योरली रजिस्टिव में 6 के 6 काम करने हैं, प्योरली कैपेसिटिव में 6 के 6, प्योरली इंडक्टिव में 6 के 6। और 6 मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है यार, एक लाइन के पॉइंट है। देखो, सबसे पहले मेरे को डायग्राम बनाना था, तो डायग्राम कैसे बनाऊंगा, रजिस्टर दिखा दूंगा, रेजिस्टेंस आर, ये सर्किट में एसी जोड़ दिया हमने, उसके बाद स्विच लगा दिया, स्विच को कर दिया ऑन। जैसे स्विच को करोगे ऑन तो इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। जो ईएमएफ लोगे आप, ईएमएफ जो लोगे एसी का, जो वोल्टेज लोगे वो कितना लोगे, ई इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारा ईएमएफ हम हर केस में, चाहे इस केस में ईएमएफ कितना लोगे, ई नोट साइन ओमेगा टी, इस केस में कितना लोगे, ई नोट साइन ओमेगा टी, हर केस में ये लेने का। आ जाओ, तो पहले तो सर्किट डायग्राम था जो कि हो गया हमारा, ईएमएफ हमने ले लिया यहाँ पे। तीसरा काम है अपने पास, दूसरा ईएमएफ है, तीसरा यहाँ लिख देता हूँ मैं,
तीसरा करंट निकालने का फॉर्मूला। अब देखो करंट कहाँ से निकालते हैं, ओम्स लॉ से। इस रजिस्टर है भाई, अब रजिस्टर में तो ओम्स लॉ ही लगाओगे ना। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम साहब ने हमसे कहा था जो V होता है इजकल टू IR होता है। देखो V यहाँ पे E है, याद रखना। तो V की जगह मैं E लिख देता हूँ, E इजकल टू IR। I निकालना है तो R मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में E अपॉन में R, E अपॉन में R इजकल टू I। अब E की वैल्यू कितनी थी, E नोट साइन ओमेगा टी, पुट कर दो। E की जगह में E नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में रेजिस्टेंस R, है ना। अब इसको हम बात देखो, पहले एक तो ये भी फॉर्मूला ही है, ई नोट बाई आर इंटू में साइन ओमेगा टी। अगर क्वेश्चन में ओमेगा टी दे रखा है और ई नोट मैक्सिमम पीक वोल्टेज दे रखा है, ई नोट को पीक वोल्टेज कहते हैं, तो पीक वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप यहीं से निकाल सकते हो। अगर कई बार क्या होता है कि इसको हम आई नोट लेट कर देते हैं, हम कहते हैं लेट कि आई नोट जो है वो ई नोट बाई आर है, ये फॉर्मूला भी होता है। अगर कहीं आपको पीक वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, बोलेंगे पीक करंट निकालो, पीक करंट यानी कि मैक्सिमम करंट इजकल टू पीक वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो इसी को अगर आपने इसको आई नोट मान लिया है तो आई को क्या लिखोगे आप, आई इजकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये बन गया हमारा करंट का। तो ये जितने मैं फॉर्मूले बक्से में कर रहा हूँ सारे पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, देख लेना। तो 3 काम तो हो गए भैया, करंट भी निकल गया। चौथा रेजिस्टेंस, भाई साहब देखो रजिस्टर की बात हो रही है चौथा यहाँ पे। अब आपको लगेगा भैया बच्चों वाली चीज़ क्यों लिख रहे हो, आप सबको पता है। देखो रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस, जो ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होता है पाथ के करंट में, रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर मतलब जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, है ना। तो रजिस्टर क्या करता है, करंट को रोकता है, तो जितना रोके वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंस लिया वो R ले ले, तो सीधे सीधे R लिख दूंगा। अब ये मत बोला कि भैया ये क्या कर रहे हो आप। अगले में जब प्योरली कैपेसिटिव आएगा ना, प्योरली इंडक्टिव आएगा, तो हर किसी में रेजिस्टेंस निकलता है, वो भी अलग अलग, इसलिए पॉइंट लिखना पड़ता है हमें। अगला ग्राफ, देखो ग्राफ बनाने में तो कुछ भी है भाई बच्चों वाली चीज़ें। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पांचवा पॉइंट कि ग्राफ बनाना है अपने को। ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ किस किस का बनाते हैं, वोल्टेज का यानी कि EMF का और करंट। तुम दोनों का पहले फॉर्मूला लिया करो। E कितना था अपने पास, ई नोट साइन ओमेगा टी, है कि नहीं। और दूसरा I कितना था अपने पास, आई नोट साइन ओमेगा टी, अभी तो निकाला था हमने, आई नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आई नोट की वैल्यू कितनी थी, ई नोट अपॉन में R। बस इतने फॉर्मूला लिख लिया करो, तुरंत ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे करके ग्राफ खींच देंगे हम ऐसे करके ग्राफ खींच देंगे। किस किस का लिखेंगे भैया, E और कॉमा करके I, दोनों चीज़ यहीं लिख देना। किसके साथ बना रहे हैं, टाइम के साथ। अब E का ग्राफ देखो साइन का ग्राफ है कि नहीं, और I में भी साइन ही है, तो दोनों ही साइन का ग्राफ है। अब आपको साइन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। साइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, लहर चलता है, और कॉस का ग्राफ ऊपर से बनता है। अगर मैथ वाले बच्चे हैं तो जान ही गए होंगे, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने भी पढ़ रखा होता है यार। देखो ई सिन साइन का ग्राफ है तो 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर की ओर लहर बनता हुआ निकल जाएगा ऐसे करके, ये हमने ई बना दिया। और जो ये मैक्सिमम है इसको हम कह देंगे ई नोट, और ये ई का ग्राफ हो गया, ऐसे करके दिखा देंगे। दूसरा, इसी में मुझे आई दिख रहा है, तो आई में भी क्या है, साइन ही है, साइन ओमेगा टी है, तो भाई साहब ये भी साइन का ग्राफ बनेगा। तो साइन का ग्राफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका पीक जो होगा वो थोड़ा कम रखेंगे। करंट का पीक कम रखा जाता है। अब पूछोगे क्यों, पूछो तो सही तब तो बताऊंगा। ये जो छोटा वाला है किसका है, आई का, और जो ये वाला मैक्सिमम करंट है वो कितना है, आई नोट, है ना। मैं इसी में गंदा हो गया, दूसरी जगह बना, यहाँ ये वाला जो है वो कितना है, आई नोट। सारे आई नोट ही होते हैं। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि भैया देखो साइन का ग्राफ था इसलिए इक्वल जगह पे ही कटेगा, सेम वेव बनेगा, है ना। लेकिन ई नोट बड़ा है और आई नोट छोटा है, और याद रखना ये हमेशा होता है। ई नोट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट से हमेशा वोल्टेज ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये देख लो ना यार, देखो करंट कब निकलता है, जब वोल्टेज को आर से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो जब वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पे तो वैल्यू छोटी आएगी ना, तो जो आई नोट है वो ई नोट से छोटा हो ही जाएगा, क्योंकि डिवाइड करके निकाल रहा है। इसीलिए हम करंट का पीक हमेशा छोटा दिखाते हैं और वोल्टेज का पीक बड़ा दिखाते हैं। ये वोल्टेज का है पहला वाला, बड़ा वाला जो है वो वोल्टेज का है, और जो छोटा वाला है वो करंट का है। ग्राफ बन गया, खत्म। ऐसे करके ग्राफ बनाना होता है। और छठा और लास्ट टॉपिक है फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम एक बहुत बड़ा टॉपिक है असलियत। अगर आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करोगे तो उसमें ना क्वेश्चन आते हैं फेजर डायग्राम पे, और काफ़ी अच्छा मतलब टॉपिक है, पूरा उसको पढ़ाया जाए तो 1 घंटे का लेक्चर बन जाता है फेजर डायग्राम। तो लेकिन हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में इतना डीप में फेजर डायग्राम नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाने को आता है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते। फेजर डायग्राम के न्यूमेरिकल्स नहीं आते बोर्ड में, इसलिए हम बच्चों को फेजर डायग्राम होता क्या है, उसके डायग्राम बनाते कैसे हैं ये बताते हैं सीबीएसई। तो आपको घबराने वाली बात, देखो अब मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। फेजर डायग्राम क्या होता है, एक छोटा सा ग्राफ होता है, अपने मन में जो याद रखना है। फेजर डायग्राम क्या होता है, एक ग्राफ, एक डायग्राम सा है जिसमें हम ग्राफ बनाएंगे, क्वाड्रेंट खींचते ना ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही वाला ग्राफ। ऐसे कर हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें रोटेटिंग वेक्टर, आपने चैप्टर नंबर 4 में 11th क्लास में वेक्टर सुना होगा, तो घबराओ मत, वेक्टर डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला मैं यहाँ पे, सिर्फ नाम याद दिला रहा था कि आपने वेक्टर पढ़ रखा है।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस खींचने का ऐसे करके, ओह सॉरी, तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस खींचने का, यानी कि ग्राफ बनाने वाले हम। और इस ग्राफ में एक वेक्टर ले लो। वेक्टर कैसे दिखाते थे बचपन में, तीर की मदद से, है ना। तीर की जो लंबाई होती है वो हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो एरो होता है क्या कहता है, डायरेक्शन। तो एक तीर ले लो, मतलब तीर को हम वेक्टर कहते हैं। एक तीर ले लिया जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, एसी के वोल्टेज को और एसी के करंट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात। मैं यहाँ पे जल्दी से एक छोटा सा कहीं बना के दिखा देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। एक साइड मिटाएंगे भाई हम, ले लियो, आ जाओ। तो इस पार्ट को मिटा के मैं आपको थोड़ा सा फेजर डायग्राम समझा देता हूँ ताकि आप इजीली बना लो फेजर डायग्राम उसका। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक सुनते रहना। देखो फेजर डायग्राम क्या होता है, एक ग्राफ होता है जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रोटेटिंग वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कहना क्या चाहता हूँ मैं, फेजर डायग्राम होता क्या है, ग्राफ अपने मन में जो याद रखना है आपको, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, एसी के करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट और एसी के वोल्टेज यानी कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी का करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं किसकी मदद से, रोटेटिंग वेक्टर की मदद से, रोटेटिंग वेक्टर की मदद से। यही इसका वो भी है डेफिनेशन कि इट इज अ ग्राफ इन विच वी रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी का करंट और एसी का वोल्टेज with the help of rotating vector with proper phase difference between them, with proper phase difference मतलब proper angle के साथ कि कौन कितने, phase difference between them, ऐसे करके लिख देने का ये पूरा डेफिनेशन बन जाता है। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मान लो हमने एक तीर लिया, एक वेक्टर लिया जो कि हमारा ई दिखा रहा है, ठीक है। अब कहीं पे भी एक एग्जांपल लेके ही समझाता हूँ आपको। लेट कि आपके पास ईएमएफ जो था वो ई नोट साइन ओमेगा टी, सही बात है। तो मैं यहाँ पे ईएमएफ का कैसे बनाऊंगा, एक तीर खींचूंगा अपनी मर्जी से ऐसे करके, और ये दिखा दूंगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, साइन के बाद ओमेगा टी लिखा। तो हम यहाँ पे ऐसे करके एरो खींच देंगे और बोलेंगे ये कितना एंगल है, ओमेगा टी, हो गया खत्म। क्या इस वेक्टर ने ई को रिप्रेजेंट किया कि वो ओमेगा टी पे है, हाँ किया। जो ई नोट है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो ई नोट कहलाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन बताता है, इसका एरो ही बता, मतलब जो ये वाला लेंथ है वही बताता है। अब दूसरा यहीं पर करंट लेट कर लो, लेट कर रहा हूँ मैं, किसी भी केस में ऐसे केस पॉसिबल हो सकता है कि जो करंट है वो आई नोट है, साइन है ओमेगा टी प्लस में कुछ भी पाई बाय 2 ले लो, ऐसे करके ले लिया मैंने कि अब जो करंट है वो साइन ओमेगा टी पाई बाय 2, ये फॉर्मूले निकालोगे आप, डरने वाली बात नहीं है। सुनो, अब करंट में क्या है कि ओमेगा टी से पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो जो करंट है वो ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे। इसको कैसे बनाओगे, फिर से एक अलग से तीर बनाओगे। अब कैसे बनाओगे तीर कि ओमेगा टी कहाँ तक माना था आपने, यहाँ तक। अब इससे 90 डिग्री आगे मतलब इधर की ओर, अगर मैं 90 डिग्री आगे कहता तो देखो ऐसे घूमता है ना ये, तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये 90 डिग्री आगे मतलब इधर की ओर, और कहता मैं 90 डिग्री पीछे तो मतलब नीचे की ओर हो जाता, तो 90 डिग्री आगे इससे तो इधर की ओर बना। अब देखो बस ये याद रखना कि जो ई का एरो है वो बड़ा होना चाहिए और आई का एरो छोटा होना चाहिए। अगेन सेम रीजन, ई आई कब निकलता है, जब ई को आर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा आई हो गया और यहाँ पे दिखा देंगे कि ये 90 डिग्री है। तो अब देखो आई का मतलब कितना हो गया, आई जो है ये वाला जो लेंथ है वो आई नोट कहलाएगा। आई नोट साइन का कोई मतलब नहीं होता है, सेम फेज। देखो अब फेज डायग्राम में भी याद रखना कि हम कहते हैं सेम फेज में होने चाहिए, ईएमएफ और करंट सेम फेज, मतलब ये साइन है तो ये भी साइन, ये कॉस है तो ये भी कॉस, दोनों सेम में होना चाहिए। अब इसका एंगल देखना जरा, ओमेगा टी यहाँ तक हो गया प्लस में 90 पाई बाय 2 हो गया, तो ये बन गया एक फेजर डायग्राम। ऐसे करके हम एक फेजर डायग्राम बनाते हैं हर एक सर्किट में, जितने भी सर्किट है उन सब में फेजर डायग्राम बनाना होता है। तो सीबीएसई बोर्ड में आपको ये पता होना चाहिए कि फेजर डायग्राम होता क्या है, बनाते कैसे हैं, बस इतना ही सर। इसमें मेन जो न्यूमेरिकल जेई मेन में आता है वो नहीं आता अपने पास। तो मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट करता हूँ। इट इज अ ग्राफ। फेजर डायग्राम होता क्या, कुछ भी नहीं होता गाँव वालों, अगर बोलो मेरे साथ बोल लो फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम एक ग्राफ होता है जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट, बोलते रहना, चुप रहने से कुछ नहीं होगा भैया, टंग पे ही नहीं आएगा ये, बोलो। फेजर डायग्राम क्या होता है, एक ग्राफ जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रोटेटिंग वेक्टर की मदद से, एक ऐसा वेक्टर जो रोटेट कर सकता है, यहाँ पे फिक्स कर दो, ऐसे करो, रोटेट करवाते रहो। तो इट इज अ ग्राफ इन विच alternating current and alternating voltage is represented with the help of rotating vector with proper phase difference between them, कितने एंगल है। तो इसका भी भाई साहब हम बनाने जाएंगे, हम इसका भी फेजर डायग्राम बनेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। तो उसके लिए फिर से लिखा करो, E इजकल टू कितना था अपने पास, ई नोट साइन ओमेगा, सिर्फ डायग्राम बनाना पड़ता है। और I इजकल टू कितना था अपने पास, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो कंटेंट जितना आसान कर सको उतना आसान करके भी दे लो। आ जाओ जल्दी से यहाँ पे फेजर डायग्राम बना लेते हैं ऐसे।
हम क्या बोलेंगे इस केस में कि देखो ई का फिर से अपनी मर्जी से एक पहला वेक्टर पकड़ना होता है। ई इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, फिर से ओमेगा टी पे है तो ये ग्राफ यहाँ पे पकड़ो, ऐसे करके लाइन खींच दो, कह दो ये ई है, इतने एंगल पे है, ओमेगा टी पे है, खत्म है ना, ई तो निकल गया। दूसरा आई को देखूँ तो आई का आई नोट साइन ओमेगा टी, देखो फंक्शन तो सेम होना चाहिए लेकिन ये एंगल भी सेम है इस बार तो यानी कि जो करंट है वो भी इसी लाइन पे है, लेकिन करंट का तीर छोटा दिखाया जाएगा और कितने पे है, ओमेगा टी पे, खत्म, बन गया फेजर डायग्राम। इतना छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ता है, बस खत्म पड़ गया। तो गाँव वालों ये था प्योरली रजिस्टिव सर्किट, मैंने आपको इसी में फेजर डायग्राम होता क्या है और अपने कितने काम में आएगा वो बता दिया और क्या क्या पढ़ना ये बता दिया। इसीलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक करो और ये सब कुछ लिख जरूर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट आएगा लेकिन एलसीआर सर्किट तभी समझ में आएगा जब सब कुछ आता होगा आपको, और घबराओ मत, इजी इजी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी लिखने का और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाग।